वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए एक कमाल की कॉमेडी मूवी लेकर आए हैं जो आपका मूड फ्रेश करके रख देगी, क्योंकि कॉमेडी मूवीज बनी ही इसीलिए होती है। चलिए फिर शुरू करें। तो मूवी की शुरुआत पप्पू और दीपक नाम के दो बच्चों से होती है, जो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। स्कूल साथ आना जाना, सारा दिन एक दूसरे के साथ खेलते रहना, बस यही उनका काम है। इसके अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं है। अगर हम पप्पू की बात करें तो उसके परिवार में उसके माता पिता और बड़ा भाई किशोर शामिल है। पप्पू की हरकतों की वजह से माँ हमेशा उसे डांट लगाया करती है। आज भी जब पप्पू बिस्तर पर सूसू कर देता है ना, तो उसकी माँ उसको मारते हुए कहती है कि ये क्या करती है बेटा, तूने 1000 बार मना किया है बिस्तर पर सूसू नहीं करते नहीं करते नहीं करते, लेकिन तेरे दिमाग में ये बात घुसती क्यों नहीं है। आखिर तो अपनी माँ को इतना परेशान क्यों करता है। पप्पू कहता है, अरे माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रात को मैं आपके साथ ही तो सुसु करने गया था, बड़े आराम से सुसु की थी मैंने, लेकिन सुबह उठकर देखा तो पता चला वो सपना था। सपने में मैं बाथरूम में सुसु कर रहा था, लेकिन रियलिटी में बिस्तर पर निकल गई। अब आप ही बताओ मैंने क्या गलत किया इसमें, बताओ। ये सुनकर तो बेचारे पप्पू की माँ उसे और डांट लगाती है कि अच्छा मुझे बेवकूफ बनाता है, आज के बाद ऐसा किया तो बहुत पीटूंगी, बता रही हूँ। आ जाइए दोस्तों, अगले सीन में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो नए नए आविष्कार किया करता है। उसका ये घर नहीं बल्कि आविष्कारों की दुकान लगती है। उसने हर चीज बना डाली है जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता दोस्तों। वो चीजें, खुद से ब्रश करने वाली मशीन, बिस्तर से ही पूल में स्लाइड करके नहा लेना, मशीन से खुद को सुखा लेना। हाँ, ज्यादा अच्छे आविष्कार भी नहीं है, कॉमन वाले ही है। तो साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट के साथ अपने लैब के अंदर जाता है। तभी वहां पर कुछ ऑफिसर पहुंच जाते हैं जो लैब में रेड करने के लिए आए हुए हैं। कहते हैं कि यहाँ इलीगल चीजें भी बनती हैं। तो वो लोग तिजोरी समझकर जैसे डब्बा खोलते हैं, उसके अंदर से पैसे तो नहीं लेकिन मधुमक्खियों का झुंड बाहर निकलता है, जो सभी ऑफिसर पर हमला करके उन्हें काट काट कर सुझा देता है। साइंटिस्ट कहता है कि अरे साहब, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, मैं यहाँ पर सिर्फ आविष्कार करता हूँ। अगर ये देखना है तो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। मेरे पास ऐसी चीज है जिससे मैं किसी भी चीज को बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, ट्राई करना चाहोगे। लेकिन ऑफिसर एकदम से डर जाते हैं कि ये साइंटिस्ट नहीं कोई पागल है, अगर इसने हमारे साथ कुछ कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सभी ऑफिसर तुरंत वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, पप्पू जब स्कूल जा रहा होता है ना, तो रास्ते में प्रिया नाम की लड़की से टकरा जाता है। प्रिया पप्पू को उठाती है और जो उसके कपड़े गंदे हुए होते हैं ना, उन्हें साफ कर देती है। ये देखकर पप्पू तो बड़ा खुश हो जाता है कि वाह, बड़ी अच्छी लड़की है यार। तो अब शाम को किशोर अपने दोस्तों के साथ अश्लील फिल्म देखने की तैयारी कर रहा होता है और पप्पू इस चीज से अनजान वो भी उसके कमरे में घुसने की कोशिश करता है कि मुझे भी मूवी देखनी है, पर किशोर उसे अंदर नहीं आने देता और दरवाजा बंद कर देता है। इससे पप्पू को गुस्सा आ जाता है कि मुझे नहीं दिखाई मूवी इसने, और देखिए वो सीधे बिजली बोर्ड में शॉर्ट सर्किट कर देता है। अब शॉर्ट सर्किट से जैसे घर की लाइट जाती है ना, घर वालों का कहर पप्पू पर टूट पड़ता है कि सत्यानाश कर दिया, काम न काज का, ये दुश्मन अनाज का, अब ये बिजली के तार बनाने में भी पैसे लगेंगे। पप्पू की माँ दोस्तों से खूब डांटती है और मारते हुए कहती है, तुझसे अच्छा किशोर है, कम से कम वो मेरी बात तो सुनता है। मैंने तेरे पापा से कहा था कि एक बच्चा सही है, दूसरा मत करो। बिना वजह ये दूसरा बच्चा पैदा करवा दिया ना, और देखो कैसा निकम्मा पैदा हुआ। दोस्तों, ये सुनकर पप्पू को काफी बुरा लग जाता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे बोझ समझती है। इसलिए वो रात को ही घर छोड़कर भाग जाता है। भागकर एक ब्रिज से कूदने का डिसाइड करता है कि जब मुझे कोई अपना मानता ही नहीं तो मेरा जिंदा रहने का क्या फायदा। लेकिन जैसे वो कूदने वाला होता है, इससे पहले ही साइंटिस्ट आकर उसे बचा लेता है और अपनी लैब में लेकर आता है। पप्पू फिर उसको सारी बातें बताता है कि आखिर मैं मरना क्यों चाहता हूँ। तो साइंटिस्ट कहता है कि देखो, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे सकता हूँ, ऐसी जिंदगी जो तुम्हें पसंद आएगी बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें एक जवान आदमी में बदल दूंगा, तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा और तुम हर वो काम कर पाओगे जो बड़े लोग करते हैं। ये सुनकर पप्पू खुश हो जाता है कि वाह कमाल है, ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन साइंटिस्ट अंकल, ये बताओ क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है। साइंटिस्ट कहता है कि अब है गधे, तो वैसे भी अपनी जान देने वाला था, तो साइड इफेक्ट का क्या चार्ट डालेगा, भगवान का नाम ले और लेट जा बस। इसीलिए पप्पू डरते हुए लेट जाता है, जिसके बाद साइंटिस्ट, क्या बात है, वो उछलने कूदने लग जाता है, बिल्कुल बच्चों की तरह, क्योंकि वो सिर्फ शरीर से बड़ा हुआ है, दिमाग तो अभी भी बच्चों का है उसके अंदर। पप्पू जवान होकर सारे बड़े लोगों वाले काम करने लगता है। उसने अपना नाम भी पप्पू से विंचू रख लिया होता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। इसके बाद विंचू जब ऐसे ही घूम रहा होता है, तभी उसे रास्ते से प्रिया दिखाई देती है, जिसकी आंखों में हवा चलने से कंकड़ चला गया था। विंचू कहता है कि पिछली बार इसने मेरी मदद की थी, तो ठीक है, इस बार मैं इसकी मदद कर देता हूँ। तो वो प्रिया के पास आता है, उसकी आंखों में फूंक मारते हुए वो कंकड़ निकालने की कोशिश करता है। प्रिया तो बिल्कुल सुन्न हो जाती है, वो विंचू को देखे जा रही होती है
क्योंकि उसे विंचू बहुत ही ज्यादा हैंडसम जो लग रहा होता है। उसको क्या पता कि विंचू असल में एक बच्चा है। इसके बाद विंचू कंकर को निकालकर प्रिया को बाय बाय कहता है और चला जाता है, जिसे जाते हुए प्रिया भी बस देखती जा रही होती है। थोड़ी देर के बाद विंचू अपने दोस्त दीपक से मिलने जाता है और उसे कहता है कि देख देख, मैं तेरा दोस्त पप्पू हूँ। दीपक शौक में, ये कौन सा आदमी खुद को पप्पू बता रहा है? तब विंचू दीपक को यकीन दिलाने के लिए कि मैं ही पप्पू हूँ गाना सुनाता है, और ये वही गाना है जो दीपक और पप्पू सुसु करते टाइम एक दूसरे को सुनाया करते थे। इस चीज से दीपक को यकीन हो जाता है कि ओ भाई साहब, ये तो सच में पप्पू है जो विंचू बन गया है। अरे आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? विंचू दीपक को सारी बातें बताता है कि पता है, मैंने घर छोड़ दिया और उसके बाद मेरे साथ एक साइंटिस्ट ने ऐसा ऐसा कर दिया, इसके बाद ही मैं विंचू बना। इस चीज को सुनकर दीपक को यकीन ही नहीं होता कि आखिर एक इंजेक्शन चींटी को हाथी कैसे बना सकती है। दूसरी तरफ पप्पू की माँ पप्पू के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन पहुंचती है। बेचारी बहुत ज्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि माँ है यार। ये तो माँ तो बच्चों की बदमाशी पर गुस्से में कुछ भी कह देती है, लेकिन जो उसके मुंह से निकलता है उसका मतलब वो नहीं होता। पप्पू की माँ ने भी जो पप्पू से कहा था वो गुस्से में कह दिया था बस। लेकिन अब जब पप्पू जा चुका है घर से, तो उसकी माँ को बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ कैसे होगा। वो पुलिस वालों से हाथ जोड़कर विनती करती कि प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। पुलिस वाले उसे आश्वासन देते हैं, ठीक है, हम जल्दी आपके बेटे को ढूंढ निकालेंगे। दूसरी तरफ विंचू एक खिलौने की कंपनी पर जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, क्योंकि कोई दूसरा काम तो उससे होगा नहीं, इसलिए वो यही करने यहाँ पर आता है। और दोस्तों, मजे की बात, इस कंपनी का मालिक प्रिया का ही पिता है, वही प्रिया जो विंचू की दीवानी हो चुकी है। प्रिया का पिता प्रिया को फोन करके कहता है कि बेटा, आज एक नए बंदे को अपॉइंट किया है, तो जरा उसे उसका काम समझा देना और बाकी मेंबर्स से भी मिलवा देना। प्रिया मान जाती है, लेकिन जैसे ही विंचू उसके कमरे में आता है, वो उसे देखती रह जाती है। यार, मैं कब से इसे ढूंढ रही थी और देखो ये खुद चलकर मेरे पास आ गया है। तो वो उसे कंपनी के बाकी मेंबर्स से भी मिलवाती है, जिसमें प्रिया के पिता का भाई विनोद भी शामिल है। विनोद का बेटा है राज, जो प्रिया को पसंद करता है दोस्तों, और उससे ही शादी करना चाहता है, लेकिन प्रिया उसे जरा भी भाव नहीं देती। और अब विनोद राज से कहता है कि बेटा संभाल ले, वरना हाथ से निकल गया तो बस मसलते रह जाओगे अपना हाथ। अब प्रिया विंचू को स्टोर रूम में लेकर आ जाती है, जहां हजारों खिलौने रखे होते हैं। खिलौनों को देखकर विंचू के अंदर का पप्पू जाग जाता है, क्योंकि वो है तो बच्चा ही। प्रिया बताती है कि तुम्हें यहीं पर रहना है और एंट्री वगैरह करनी है कि कब कौन सा खिलौना गया, कितने नए खिलौने आए, बस यही तुम्हारा काम है। ये काम जानकर विंचू कहता है कि आज तक माँ ने मुझे कभी आधा घंटा खिलौने से खेलने तक नहीं दिया, लेकिन यहाँ 9 से 5 तक मुझे खिलौने के साथ ही रहना है। ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। दोस्तों, वो बड़ी खुशी में ये सारी बातें बोल रहा होता है और खुशी के आंसू रोक भी नहीं पाता अपने। इसके बाद राज कंपनी की बोर्ड मीटिंग में एक नए बेड का प्रोटोटाइप दिखाता है, जो कि बच्चों को बड़ा पसंद आएगा और बच्चे इस पर लेटते ही सो जाएंगे, ऐसा कहा गया है अभी। वो आगे कहता है कि अगर इसे प्रोडक्शन में लाया गया तो हमारी कंपनी की सेल्स बढ़ जाएगी। पर विंचू कहता है ये बहुत ही बेकार है, बच्चों को किसी भी बेड पर लिटा दो, नींद आ ही जाती है। बच्चों की प्रॉब्लम सोना नहीं है, लेकिन सोने टाइम बिस्तर पर सुसु करना, ये बच्चों की प्रॉब्लम है। और दोस्तों, विंचू इसीलिए कह रहा होता है क्योंकि उसके पास इस चीज का एक्सपीरियंस है। वो अपने एक्सपीरियंस पर बताता है कि अगर हमें बेड बनाना है तो उसको गोल शेप में बनाना चाहिए और बेड के नीचे एक होल बना देना चाहिए, ताकि बच्चे जब भी रात को सोएं तो उनका जो सिस्टम है वो बाहर रहे और सुसु सीधे होल से होते हुए नीचे बाल्टी में जाएगा। इससे बच्चों को सुबह उनकी माँ डांट भी नहीं मारेगी। दोस्तों, ये सुनकर प्रिया की हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती कि जो भी है, लेकिन बंदा कमाल का है और इसका आइडिया उससे भी ज्यादा कमाल का। अगले सीन में प्रिया अपनी दोस्त सीमा को भी विंचू के बारे में बता देती है कि पता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन वो भी मुझसे प्यार करता है या नहीं, इसके बारे में बस मुझे जानना है। सीमा कहती है कि क्या हुआ, तो मैं कुछ टेस्ट देती हूँ, उन्हें विंचू पर ट्राई करना। अगर वो टेस्ट में पास हो गया तो मतलब वो तुमसे प्यार करता है, और अगर फेल हो गया तो समझ लेना प्यार एक तरफा है। अब पहला टेस्ट यह है कि तुम अकेले में उसको घुमाने लेकर जाओ, थोड़ा इशारा करना और देखना कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ता भी है या फिर नहीं। अगर तुम्हारा इशारा समझकर वो तुम्हारा हाथ पकड़ता है और उसको छोड़ने को तैयार नहीं होता, बस तो मतलब उसने टेस्ट पास कर लिया। इसीलिए रात को प्रिया विंचू को एक सुनसान गली में लेकर जाती है, जिसको देखकर विंचू के पसीने छूट जाते हैं और वो तुरंत प्रिया का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि अंदर से तो वो एक बच्चा ही है जो अपने डर को कम करने के लिए प्रिया का हाथ पकड़ लिया। और प्रिया के कई बार मना करने पर भी विंचू हाथ छोड़ने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो रास्ता इतना डरावना जो था। अब इस चीज से होता यह है कि प्रिया के मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि वाह यार, सच में विंचू मुझे पसंद करता है। उसको क्या पता था कि बेचारा विंचू प्यार से नहीं बल्कि डर के मारे हाथ पकड़ रहा है। अब इस टेस्ट में प्रिया के हिसाब से विंचू पास हो गया है, इसीलिए सीमा उसको दूसरा टेस्ट बताती है। वो कहती है, देख
रात में अकेले कमरे के अंदर विंचू को अपने पास बुलाना और थोड़ा पल्लू सरकाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना। अगर वो तुम्हारे साथ वो काम करने को तैयार होता है तो उससे कहना कि ये सब अभी करना सही नहीं है, हम शादी की बात करेंगे, ये कह देना। अगर वो इसके लिए मान गया तो मतलब कि वो तुमसे प्यार करता है, और अगर नहीं माना तो मतलब वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। ये लोग बेचारे बच्चे के ऊपर दोस्तों इस तरह के टेस्ट करने वाले हैं जिसके बारे में बच्चे ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रिया सीमा से कहती है कि अगर विंचू नहीं माना और वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा तो सीमा उसको एक सीटी देकर कहती है, इसको गले में लगा के रखियो, जैसे ही कुछ गड़बड़ी होगी तुरंत सीटी बजा देना। मैं अपने एथलीट दोस्तों को लेकर वहां पहुंच जाऊंगी और विंचू की फिर ऐसी पिटाई करेंगे कि वो प्यार ही भूल जाएगा। जिस पे प्रिया मान जाती है। कुछ देर के बाद दोस्तों प्रिया विंचू को अपने घर पर बुलाती है जहां विंचू टीवी पर कार्टून देखने में लगा होता है। तभी वहां पर प्रिया जाती है जो पैर फिसलने का बहाना करके अपनी साड़ी का पल्लू सरका देती है, जिस वजह से वो सीटी दिखने लगती है। अब विंचू बेचारा बच्चा उस सीटी को देखते रह जाता है कि वाह यार क्या बढ़िया सीटी है, मुझे बजानी है ये। वो सीटी को देख रहा होता है और प्रिया को लगता है कि वो कुछ और ही देख रहा है। विंचू को सीटी देखते प्रिया के पास आता है और कहता है प्लीज एक बार बजाने दो ना, सिर्फ एक बार। प्रिया कहती पागल हो क्या, अभी नहीं। विंचू तो जिद पर आ चुका था कि मुझे चाहिए तो चाहिए, अभी क्या, अभी मुझे बजानी है। प्रिया को लगता है कि सीमा सही कह रही थी, विंचू तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। वो कहती है अरे ये टाइम सही नहीं है, हम शादी की बात करेंगे, बता तो रही हूँ। विंचू कहता है कि शादी, ये शादी बीच में कहां से आ गई? अरे क्या कोई शादी से पहले सीटी नहीं बजा सकता क्या? ओहो, तब प्रिया को पता चलता है कि ये गधा सीटी की बात कर रहा था। ओह, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी। विंचू जबरदस्ती उससे सीटी लेने की कोशिश करता है। प्रिया कहती कि प्लीज मत बचाना वरना पिट जाओगे, तुम्हें नहीं पता कि सीमा और उसके साथ ही तुम्हें पीटने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन इस चीज से अनजान विंचू प्रिया को सुनता ही नहीं और सीटी बजा देता है, जिससे सीमा और उसके एथलीट दोस्त आकर बेचारे विंचू को बहुत मारते हैं। प्रिया सीमा से कहती है कि अरे रुक जाओ यार, मत मारो, सीटी मैंने नहीं, इसने बजाई थी, ये बिल्कुल भोला भाला है, इसे कुछ नहीं पता। इस चीज को जानकर सीमा प्रिया से कहती है कि सेट कर ले, परफेक्ट बंदा है, सारे टेस्ट पास कर लिए। अगले सीन में विंचू जब पार्क में होता है तब उसे एक किशोर दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है। विंचू उससे मिलने जाता है और कहता है कि भाई क्या हो गया, बड़े उदास लग रहे हो। अब किशोर विंचू को तो पहचानता नहीं है लेकिन फिर भी उसे बता देता है कि मेरा एक छोटा भाई है पर न जाने वो कहाँ चला गया। हमने हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं मिला ही नहीं। मेरे भाई को लेकर मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान रहती है, उसने बस गुस्से में भाई को डांट दिया था तो वो तो घर छोड़ कर ही चला गया, पता नहीं कहाँ है अब। और तुम्हें पता है उसके जाने के बाद से माँ ने खाना पीना ही बंद कर दिया है, मेरे भाई के बिस्तर पर सारा दिन लेट लेट कर रोती रहती है। ये सुनकर विंचू को पता चलता है कि उसने अपनी माँ को गलत समझा, वो उससे नफरत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसीलिए वो अपनी माँ से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मैं किशोर का दोस्त हूँ, आपके बारे में उसने बताया तो सोचा आपसे मिल लूं। देखिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे भी गुस्से में बहक जाते हैं, जब उन्हें गलती का एहसास होता है तो वो लौटकर अपनी माँ के पास जरूर आ जाते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, देखना एक न एक दिन आपका पप्पू जरूर वापस आएगा, इसीलिए काम कीजिए, अभी खाना खा लीजिए। अब उसकी बातों से पप्पू की माँ को ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा सामने बैठा हुआ है, इसीलिए वो विंचू के हाथों से खाना खा लेती है। इसके बाद विंचू तुरंत साइंटिस्ट के पास जाता है और कहता है कि देखो मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था, मेरी माँ मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप एक काम कीजिए मुझे फिर से पप्पू बना दो। साइंटिस्ट भी खुश हो जाता है कि चलो बच्चे को एहसास तो हुआ, इसीलिए वो फिर से इंजेक्शन लगाकर विंचू को पप्पू बना देता है, जिसे वापस पाकर उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि हमारा पप्पू वापस आ गया। अब पप्पू पूरा दिन घर पे रहता है लेकिन जैसे ही शाम के 6 बजते हैं अचानक से उसे अजीब महसूस होने लगता है, जिसके बाद देखते देखते वो फिर से विंचू में बदल जाता है। अब उसको समझ नहीं आता कि ये अचानक मैं विंचू कैसे बन गया। वो भागकर सीधे साइंटिस्ट के पास जाता है और कहता है कि अरे मैं पप्पू बन गया था तो विंचू कैसे बन गया। इस बार तो दोस्तों साइंटिस्ट भी हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो जब अपने सिस्टम में चेक करता है तो उन्हें लगता है झटका, क्योंकि सिस्टम में खराबी आ गई थी और अब उस खराबी की वजह से पप्पू सुबह के 6 से शाम के 6 तक पप्पू रहेगा और शाम के 6 से सुबह तक विंचू। ये जानकर विंचू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि हे भगवान ये क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अब विंचू बनकर वो प्रिया के पास जाता है जहां प्रिया आज के दिन ही विंचू को प्रपोज करने वाली है। वो उससे कह देती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बेचारी ऐसे इंसान से शादी करने वाली है जो 12 घंटे उसका पति और 12 घंटे छोटा बच्चा रहेगा। बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आपको स्टोरी में मजा तो आ रहा है ना? आएगा क्यों नहीं यार। अब विंचू प्रिया से कहता है कि देखो ये प्यार व्यार करना है तो अपनी एज वाले लड़कों से करो, मुझसे क्यों कर रही हो। प्रिया कहती है प्यार में एज नहीं देखी जाती, मैं कल 3 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगी, हम मूवी देखने जाएंगे। विंचू कहता है नहीं 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 3 बजे नहीं, रात का शो देखेंगे,
6 से पहले का कुछ नहीं। पर प्रिया उसकी एक नहीं सुनती और कल थिएटर के बाहर विंचू के आने का करती है इंतजार। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो आता नहीं, तो वो एक रिक्शा में बैठकर घर की ओर जाती है। उसी रिक्शा में पप्पू भी अपनी माँ के साथ स्कूल से घर जा रहा होता है। बेचारी प्रिया बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। अब उसका बॉयफ्रेंड उसके पास बैठा हुआ है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रही। पप्पू भी उसको कुछ नहीं कहता, वरना प्रिया को शक हो जाएगा। दोस्तों, मूवी देखने ना आने पर प्रिया रात को विंचू को अपने पास बुलाकर उसकी अच्छे से धुलाई कर देती है। और धुलाई के बाद वो विंचू से कहती है कि देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम नहीं जम रहा, हम तुरंत शादी करके पति पत्नी बन जाते हैं, वो ठीक रहेगा। इसीलिए वो अगले दिन विंचू को अपने घर वालों से मिलवा देती है, जहां अच्छा सा दिन देखकर वो शादी भी फिक्स कर देते हैं। लेकिन इस चीज से विनोद और राज एकदम गुस्सा हो जाते हैं। वो शादी को रोकने के लिए एक गुंडे को 10 लाख रुपए देकर हायर करते हैं ताकि वो विंचू को मार दे और फिर उसके बेटे यानी कि राज की शादी हो जाएगी प्रिया से। ये है विनोद का प्लान। तो वो गुंडे शाम को विंचू का अपहरण करके उसको गोनी में डाल लेते हैं ताकि किसी सही जगह जाकर उसकी जान ले ले। पर जगह ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। तभी उसको खोलने पर दोस्तों अंदर से पप्पू बाहर निकलता है। गुंडों को लग जाता है सदमा कि ये क्या, बड़ा आदमी पकड़ा था और ये बच्चा कहां से आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। लगता है विंचू भाग गया और ये बच्चा यहाँ अंदर कैसे भी करके फंस गया है। अब हमें विनोद छोड़ेगा नहीं। रात को प्रिया और विंचू की शादी होती है। शादी को लेट हो रहा होता है, सारे मेहमान भी आ जाते हैं, लेकिन विंचू का अभी तक कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी तक 6 नहीं बजे थे ना, और बच्चा बनकर तो वो शादी कर नहीं सकता। लेकिन जैसे ही 6 बजते हैं तुरंत शादी में पहुंच जाता है। लेट आने पर प्रिया उसको खूब सुनाती भी है कि कहाँ रह गए थे। इसके बाद दोनों की शादी की रस्में शुरू कर दी जाती है। इसी शादी में वो गुंडे भी आए होते हैं जो विंचू को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग विंचू की तरफ चाकू भी फेंकते हैं, लेकिन नजर के अंधों का एक भी निशाना उस पर नहीं लगता। और दोस्तों, अब शादी के बाद प्रिया और विंचू की पहली रात होती है। विंचू छोटा बच्चा, उसको क्या ही पता था इन सब के बारे में। वो प्रिया से कहता है कि सोना नहीं है क्या, कल सुबह मुझे स्कूल भी जाना है, मेरा मतलब काम पे जाना है मुझे, तो जल्दी करो, सो जाते हैं। प्रिया कहती है सो जाते हैं, ये स्पेशल रात है, ऐसे कैसे सो जाएंगे। और वो इशारों इशारों में विंचू को बताने की कोशिश करती है कि उसे क्या चाहिए, मतलब आज रात होता क्या है। लेकिन तब भी बेचारे को समझ नहीं आता। इसीलिए प्रिया खुद से ही विंचू को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए खुद को और विंचू को चादर से ढक लेती है। यहाँ से दोस्तों अगले सीन में विनोद गुंडे के बॉस से मिलकर कहता है 10 लाख दिए थे, पैसे निकल गया और विंचू को मारा भी नहीं, ला मेरे पैसे वापस कर मुझे। अब बॉस बताता है कि मैंने तो विंचू को पकड़ लिया था, सुबह होते ही वो बच्चा बन गया, अब मुझे क्या पता ये कैसे हो गया। मुझे लगता है उस बच्चे और विंचू का कुछ तो कनेक्शन जरूर है। इसीलिए दोस्तों विनोद वो कनेक्शन पता करने के लिए सारा दिन विंचू पर नजर रखने लग जाता है। लेकिन जैसे सुबह के 6 बजते हैं विंचू पप्पू बन जाता है, जो देखकर विनोद तो पागल हो जाता है कि ये क्या बवाल चीज है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। और पप्पू को भी पता चल जाता है कि विनोद ने उसको देख लिया है, इसीलिए वो वहां से भागने लगता है। विनोद भी उसके पीछे जाता है, जहां दोनों को भागते हुए पुलिस उनको रोक लेती है और पूछती है क्या हो गया भाई, क्यों भाग रहे हो। तो पप्पू पुलिस से कहता है कि ये विनोद मेरे पिता हैं जो थोड़े पागल हैं और पागल खाने से भाग आए हैं। विनोद कहता है मैं पागल हूँ, अबे पागल तो तू है, 12 घंटे जवान आदमी और 12 घंटे बच्चा बना रहता है। अब दोस्तों कोई किसी के मुंह से ऐसी बातें सुनेगा तो लोग तो उसको ही पागल समझेंगे ना। तो पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि विनोद पागल है, तो वो भी उस बेचारे को पागल खाने भर्ती करवा देते हैं। अब अगले सीन में विंचू जब प्रिया के साथ सो रहा होता है, तभी उसे याद आता है कल के दिन होमवर्क करके लेकर जाना है, वरना स्कूल में सर मारेंगे। इसीलिए वो विंचू बनकर रात को पढ़ाई करने लग जाता है। और अब उसे बिस्तर पर ना पाकर प्रिया की आंख खुल जाती है। वो जैसे विंचू को किताबें पढ़ते हुए देखती है ना, बिल्कुल हैरान, अरे ये क्या कर रहे हो तुम। विंचू कहता है वो नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बचपन याद कर लूं थोड़ा, इसलिए किताबें पढ़ने लगा। प्रिया कहती है नींद नहीं आ रही तो चलो ना सेकंड राउंड करते हैं। इसके बाद वो फिर से विंचू को बेड पर लेकर जाती है। विंचू तो इस चीज से परेशान हो चुका था, तो वो साइंटिस्ट को आकर सारी बातें बताता है कि मेरे साथ अब ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे विंचू नहीं बनना, 2-2 राउंड कैसे झेलता हूँ मुझे ही पता है। बेचारा विंचू अपनी हालत बता बताकर रो भी रहा होता है कि उसके साथ ये क्या हो गया। साथ में साइंटिस्ट का असिस्टेंट भी रोने लगता है। विंचू भी कहता है कि अब एक गधे मुझे रोना चाहिए, तो क्यों रो रहा है। असिस्टेंट कहता है कि मैं अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा हूँ, मैं जो काम 28 साल की एज में नहीं कर पाया वो तू 8 साल की एज में 2-2 बार कर रहा है। साइंटिस्ट कहता है कि उपाय ढूंढ रहा हूँ, मिलेगा तो बताता हूँ, तब तक ऐसे ही हैंडल करो। अब दोस्तों अगले सीन में प्रिया को वोमिट होने लग जाती है। विंचू डॉक्टर को लाकर प्रिया का चेकअप करवाता है। चेकअप करके डॉक्टर उनको खुशखबरी देता है, प्रिया माँ बनने वाली है। विंचू तो घबरा जाता है कि यार 8 साल की एज में मैं बाप बन गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। डॉक्टर विंचू को अकेले बुलाकर कहता है
देखो तुम्हें प्रिया का अब अच्छे से ख्याल रखना होगा, कभी भी दर्द हो सकता है तो तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। बच्चे को पैदा करने का काम बहुत ही मुश्किलों भरा होता है। 9 महीने कोख में पाल कर जन्म देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई सोच नहीं सकता कि इतना मुश्किलों वाला काम है। माँ बिल्कुल देवी समान होती है, समझे? तो उसका ख्याल रखना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये बात सुनकर विंचू को उसकी माँ याद आ जाती है कि मेरी माँ ने भी मुझे इतनी परेशानियों से पैदा किया होगा और मैं गधा उनकी मामूली सी बात पर गुस्सा होकर घर छोड़कर भाग गया। यार ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। देखते देखते दोस्तों 8 महीने हो जाते हैं। 8 साल का पप्पू बड़ी मुश्किल से 2 जिंदगी जी रहा है और दोनों को उसने बराबर हैंडल किया। तब एक दिन प्रिया के पड़ोस में रहने के लिए एक सविता नाम की आंटी आती है, जिसको मोहल्ले वाले सविता भाभी कहकर बुलाते हैं। वो तो 25 साल की थी, उसका पति 60 साल का, इसलिए सारे मोहल्ले वाले सविता पर वही लाइन मारते थे। इस चीज से प्रिया भी परेशान हो जाती है कि कहीं ये सविता मुझसे विंचू को छीन न ले। मैं इसको विंचू के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। लेकिन दोस्तों एक दिन जब विंचू घर के बाहर बैठा होता है तभी सविता वहां पर आ जाती है, जो विंचू से कहती है कि मुझे ना भगवान की फोटो फ्रेम दीवार पर लगवानी है, तो क्या तुम कील ठोक दोगे? बेचारा विंचू उसकी बातों में आकर उसके घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों सविता को फ्रेम लगाने के बाद का कुछ और ही प्लान था। लेकिन वो अपने प्लान में कामयाब हो पाती इससे पहले ही प्रिया वहां पर पहुंच जाती है, जो सविता की बढ़िया तरीके से पहले धुलाई करती है कि अच्छा मेरे पति पर लाइन मारेगी, दोबारा किया ना जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे। और अगले सीन में दीपक विंचू से मिलने आता है। कहता है तूने मुझसे वादा किया था ना कि मुझे आइसक्रीम दिलवाएगा, तो अब जल्दी से दिलवा दे वरना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। विंचू भी कहता है कि देख मैं अभी टेंशन में हूँ और गुस्सा मत दिला मुझे, काम बहुत है मेरे पास। पर दीपक तो बड़ी जिद करता है, इसलिए गुस्से में गलती से विंचू उससे थप्पड़ मार देता है। ये देखकर दीपक कहता है कि यार ये तूने अच्छा नहीं किया, अब देख मैं तेरी कैसे पोल खोलता हूँ। इसलिए वो प्रिया के पास आकर उसे सारी बात बता देता है कि विंचू असल में पप्पू है। विंचू को एक बार पूरे 24 घंटों के लिए देखना, खुद यकीन हो जाएगा तुम्हें। ये सुनकर प्रिया दंग रह जाती है। पहले तो उसको यकीन नहीं होता, इसीलिए वो पप्पू को घर बुलाती है और बहाने से उसे शाम के 6 बजे तक जबरदस्ती रुका लेती है। और होना क्या था दोस्तों, 6 बजते ही पप्पू विंचू बन जाता है, जो देखकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, एक बच्चे से शादी कर ली। विंचू कहता है कि मैं तो पहले ही तुमसे कह रहा था कि अपनी एज वालों से शादी करो, तुमने ही कहा था प्यार में एज नहीं देखी जाती, अब भुगतो। प्रिया कहती है अरे मुझे क्या पता था तुम एक बच्चे निकलोगे, नहीं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। विंचू कहता है पहले तो मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन जब से तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो ना तब से मैं तुमसे प्यार करना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे पता है माँ बनने में कितनी तकलीफ होती है। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और हाँ कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मानना पड़ेगा दोस्तों 2 जिंदगी जीते हुए पप्पू को जिंदगी की समझ हो गई है। तभी प्रिया के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिलीवरी का टाइम जो आ गया है, इसलिए विंचू तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में राज अपने गुंडों के साथ उसका रास्ता रोक लेता है। वो दोस्तों यहाँ पर उन दोनों को मारने आया था, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो विंचू ने न सिर्फ राज का प्यार छीना बल्कि उसके पिता को भी पागल खाने भेज दिया। लेकिन यहाँ विंचू सारे गुंडों की बढ़िया तरीके से धुलाई कर देता है और तुरंत प्रिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहाँ पूरे परिवार वालों को भी विंचू की सच्चाई पता चल जाती है। डिलीवरी होते हुए सुबह के 6 बज जाते हैं, जहाँ विंचू पप्पू बन जाता है। तब डॉक्टर उसे बताती है कि लड़का हुआ है और ये देखकर पप्पू एकदम से खुश। साथ ही प्रिया ने भी पप्पू को एक्सेप्ट कर लिया था, जिससे पूरे परिवार के लोग बड़े खुश। और मूवी के आखिरी सीन में हमें 20 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां विंचू तो मिडिल एज मैन बन चुका है, लेकिन पप्पू अब विंचू वाली एज में आ गया है। सुबह 6 बजे के बाद पप्पू काम पर जाता है और शाम को विंचू बनकर प्रिया के साथ रहता है। उसी के साथ पप्पू का बेटा भी अब 20 साल का हो चुका है, जो खुद भी पप्पू जैसा दिखाई देता है। बड़ी कंफ्यूजिंग फैमिली होगा ये यार। ये कभी मेहमान आता होगा तो बेचारा सदमे में चला जाता होगा। और दोस्तों इसी कंफ्यूजिंग फैमिली को देखकर इसी फनी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा हंसी आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।